किया था और इसके जितने भी रूल्स थे, जितने भी चीज़ें थी इसमें, वो आपको बताई गई। इसके आधार पे इल्सिट माइनर और इल्सिट मेजर फेल्सी भी आपको अच्छे से बता दी गई कि कैसे उसमें हमको पहचानना है। बाकी आज जो है हम लोग अपने इंडियन लॉजिक के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला था कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और हम लोग जो है डिस्कस उसको बाद में कर लेंगे। इंडियन लॉजिक में हम लोगों ने अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हम लोगों ने उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, ये सब चीज़ें देख ली है। आज हमको देखना है अनुपलब्धि या अभाव। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंडियन लॉजिक को शुरू करेंगे आज। किसी का कोई पिछले क्लास से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग जो है क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए। ओके। अनुपलब्धि का बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ का ना होना। जैसे कि हम कोई प्रूफ दें और उसमें जो है हमको उसका एविडेंस या उस चीज़ का सबूत जो है नहीं मिलता है, तो उसी चीज़ को हम लोग अनुपलब्धि बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि इसको हम लोग अभाव प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तब वह वस्तु नहीं है। इस प्रकार का उस वस्तु के अभाव का ज्ञान हमें होता है। इस अभाव का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष भाव पदार्थों के साथ होता है। अतएव अनुपलब्धि या अभाव नाम से ऐसे स्वतंत्र प्रमाण की मीमांसक मानते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है। तो बस हमको बेसिकली बस इतना याद रखना है कि अनुपलब्धि का क्या मतलब होता है कि हम लोग कुछ चीज़ सपोज कर रहे हैं कि मे बी हम वहाँ जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मे भी बाजार जाएंगे तो हमें समोसा मिलेगा। बाजार जाने पे हमको समोसा मिलेगा, लेकिन हम लोग जब बाजार गए वहाँ हमको समोसा नहीं दिखा। तो समोसा न दिखना जिस चीज़ का हमको नॉलेज जो है प्रोवाइड करा रहा है, वो हमारा अभाव प्रमाण के माध्यम से मिलता है। अगर हमको मान लीजिए कि मैं किसी दुकान पे गया और मैंने देखा कि यहाँ पे समोसा नहीं है, समोसे जो है यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, तो मेरा उस समोसे के अभाव से जो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा कि या तो आज समोसा यहाँ बना नहीं था, या समोसा जो है सारे समोसे जो है बिक गए हैं, या तरह तरीके के जो है हम लोग उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जिससे हमको ज्ञान होता है उसी को हम लोग अभाव प्रमाण बोलते हैं। हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा सबको कि व्हाट इज द अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण। ओके, आगे है संभव प्रमाण। संभव प्रमाण जो है उसको देने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनका नाम कुमारिल है। कुमारिल एक फिलोसफर हैं, हम हिस्ट्री में जो इनको कई बार पढ़ते हैं। संभव प्रमाण का मतलब है कि अक्सर हम लोग एक वर्ड यूज करते होंगे, एक पूरा सेंटेंस या एक आर्गुमेंट यूज करते हैं कि मुझे लगता है कि अ, कोई चीज़ अगर हम लोग देखते हैं या कोई चीज़ हम लोग डिस्टेंस वगैरह जब मेजर करते हैं तो कई बार हम लोग इस तरीके से आर्गुमेंट करते हैं कि यहाँ से दिल्ली जो है 1000 किलोमीटर होगा। ये हमारा एक आर्गुमेंट हो गया। लेकिन अब हम इसमें जब संभव प्रमाण ऐड करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि 1000 नहीं तो 800 किलोमीटर तो पक्का होगा। इसी तरीके से संभव प्रमाण है कि कुमारिल के संभव की चर्चा किए, जैसे कि एक सेर दूध में आधा सेर दूध तो अवश्य है, अर्थात एक शेर होने में संदेह हो सकता है किंतु उससे आधा शेर होने में कोई संदेह होने में कोई संदेह नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग संभव प्रमाण बोलते हैं। संभव प्रमाण का मतलब है कि कोई चीज जितनी रियलिटी में हमको दिखता है, हम लोग बोलते हैं कि मे भी अगर ऐसा इतना नहीं है तो इतना तो जरूर होगा। ऐसा हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी 10 किलोमीटर है। अगर 10 किलोमीटर नहीं है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 8 किलोमीटर तो वो जरूर है। ये क्लियर हुआ संभव प्रमाण कि संभावना है। संभावना का मतलब है कि कोई चीज
जितनी हमको दिख रही है उतना नहीं हो सकता है, तो उससे थोड़ा कम या कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगी, उसका संभावना या पूर्णतः जो है अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो ये एक संभव प्रमाण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये हम लोग को देखना ऐतीय प्रमाण। ऐतीय प्रमाण में ये भी जो है कुमारिल का ही दिया गया है, जैसे कि इस वट के वृक्ष पे भूत रहता है, यह वृद्ध लोगों के कहते आए हैं, अतः यह भी स्वतंत्र प्रमाण है, परंतु इस कथन की सत्यता का निर्णय नहीं हो सकता, अतएव ये प्रमाण नहीं है। अब जैसे कि ऐतीय प्रमाण का मतलब है कि इसमें तो हम लोग जब इसको नाम से जब देखेंगे तो इसमें प्रमाण लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी एक एविडेंस है ऐतीय, लेकिन इसका हमको कोई रियल एविडेंस या सत्यता जो है इसको हम लोग रियलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ऐतीय प्रमाण को हम लोग एविडेंस नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे बहुत सारे हम लोगों ने बात सुनी होगी, उस तरीके से यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि इस बट के वृक्ष पे, इस पीपल के पेड़ पे, बनियान ट्री पे अगर भूत है, ऐसा लोगों के द्वारा कहते हुए आए, ऐसा स्टोरी सबको गांव में या सभी जगह पे मिल जाएगा कि कोई किसी गांव में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पेड़ होता है जिसपे लोग कहते हुए आए कि उस पर भूत है, उधर मत जाना। लेकिन वो क्या है, एक प्रकार का ऐतीय प्रमाण है, एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहा, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से कहा, लेकिन उसका हमको जो रियलिटी चेक है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है ऐतीय प्रमाण को हम लोग कुमारिल के अनुसार इसको हम लोग कोई प्रमाण की संज्ञा नहीं देते हैं, प्रमाण इसको मानते नहीं है कि ये कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रतिभा प्रमाण। प्रतिभा प्रमाण का मतलब है कि प्रतिभा अर्थात प्रतिभा ज्ञान सदैव सत्य नहीं होता, अतः इसे मीमांसक लोग प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो गया कि प्रमाण के न्यायशास्त्र के मुख्य विषय इसी को प्रमाण, प्रमीण, प्रमाण कुशल आदि शब्दों का व्यवहार न्यायिक या तार्किक रूप से किया गया। मतलब कि प्रतिभा प्रमाण का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, हम लोगों ने जो पीछे एक फेल्सी पढ़ी होगी, अपील टू अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी। अब वही बात जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास कुछ इंटेलिजेंस है या कुछ वो उसके पास नॉलेज है या बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्या है कि प्रतिभा प्रमाण जब वो देता है अपने इंटेलिजेंस के आधार पर, कोई वो जैसे कि प्रिडिक्शन करता है या कोई वो तर्क देता है प्रतिभा के अपने नॉलेज के आधार पे, तो कई बार वो होता है कि वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसलिए जो है जो हमारे फिलोसफर्स हैं इंडियन फिलोसफी के, वो लोग जो है प्रतिभा प्रमाण को व्यवहारिक रूप से न्यायिक ये जो है प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिभा प्रमाण का मतलब बस इतना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो अच्छा खासा नॉलेज रखता है और उससे रिलेटेड अगर कोई वो बात करता है या उससे हट के कोई बात करता है, तो न्याय फिलॉसफी के जो मानने वाले लोग हैं इंडियन लॉजिक के, उनका ये मानना है कि उसके द्वारा जो कही गई सारी बातें वो सही नहीं हो सकती हैं, वो कितना भी प्रमाण प्रवीण हो या प्रमाण कुशल हो, लेकिन उसकी सभी बातें जो है सही नहीं हो सकती। इसलिए प्रतिभा प्रमाण को जो है ये लोग प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते, एविडेंस के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमेय क्या होता है। प्रमेय का इंग्लिश भी हम लोग को प्रमेय ही देखने को मिलेगा। प्रमेय का मतलब है कि जिसको प्रूफ किया जाना है। हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि जिस चीज को हम लोग अपने प्रमाण के माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, एविडेंस के माध्यम से उसको हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग प्रमेय बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे 12 प्रकार के हैं, ये हमको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि सॉल्व,
बॉडी, सेंसेस, मीनिंग, ये सब हमारे काम का नहीं। बस हम लोग प्रमेय का जो है डिफिनीशन याद रखेंगे कि जिसको हम लोग अपने आर्गुमेंट या एविडेंस के माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग प्रमेय या थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास। हेत्वाभास जो है, जैसे कि हम लोगों ने वेस्टर्न लॉजिक में फैलेसी जो पढ़ी थी, तर्क दोष, उसी को हम लोग इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास के नाम से जानते हैं। हेत्वाभास का मतलब होता है हेतु प्लस आभास। हेतु का जो मतलब होता है वो इंडियन लॉजिक में मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं, मध्य पद के नाम से जो है हम लोग हेतु को जानते हैं इंडियन लॉजिक में। तो हेत्वाभास का जो बेसिकली मतलब होता है कि हम किसी भी आर्गुमेंट को जब करते हैं उसमें कोई ऐसा टर्म यूज हो जाता है जिसके वजह से पूरे आर्गुमेंट का जो है कंक्लूजन हमको नहीं मिल पाता है, तो उसी चीज को हम लोग हेत्वाभास बोलते हैं। इन जनरल फैलेसी को ही इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे कि फैलेसी इन इंडियन लॉजिक known as हेत्वाभास, द फैलेसी नेम means the middle terms appear to be a reason but is not a valid reason. In Western logic, fallacy are formal in nature. They are following fallacy in वो आगे हम लोग को जो फैलेसीज पढ़नी है। तो सबको क्लियर हुआ कि हेतुआभास क्या होता है। हेतु प्लस आभास। हेतु का मतलब होता है मिडिल टर्म, मध्य पद, और आभास का मतलब है कि इसका जब हमको किसी अपने आर्गुमेंट के बीच में मध्य पद का आभास होता है जिसके वजह से हमारा आर्गुमेंट अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसी चीज को हम लोग हेतुआभास के नाम से जानते हैं। हेतुआभास में हमको 5 जो है प्रमुख प्रमुख जो है फैलेसीज हमको पढ़नी है, हेतुआभास जो पढ़नी है, जिसमें हमको पढ़ना है सव्यभिचार या अनियमित मध्य पद का भ्रम, विरुद्ध आर कंट्राडिक्टरी मिडिल, सत्य प्रतिपका या अनुमानतः खंडित पद मध्य, असिद्ध या अप्रमाणित मध्य, बधिता या गैर अनुमानात्मक रूप से विरोधी मध्य। तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी समझेंगे, बट इसमें मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहें तो जितने भी फैलेसी हैं इसमें, उसमें आपको 2-3 हर फैलेसी से जो है एक तो ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा हर जगह, और वही एग्जाम्पल्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। जब हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सव्यभिचार या मिडिल ऑफ इरेगुलर, फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडिल। इन दोनों को नाम को हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, जैसे कि ये पूरा एक आर्गुमेंट दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक विच हेतुआभास आर अकर्ड इन दिस एग्जाम्पल। तो सव्यभिचार या फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडिल टर्म, हम लोग देखेंगे कि ए मिडिल टर्म में बी इरेगुलरली रिलेटेड टू मेजर टर्म when the middle is not uniformly related to major term that is called सव्यभिचार हेतु। अब सव्यभिचार हेतु में होता क्या है कि जैसे कि जो भी मिडिल टर्म हमारा होगा वो एम्बिगियस होगा। एम्बिगियस का मतलब है कि अलग अलग जो है आर्गुमेंट में जो है अलग अलग वो अपना मतलब देगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें कि ऑल बाइपद आर रेशनल, जितने भी द्विपद होते हैं वो तर्कसंगत होते हैं। ये मैथमेटिक्स की बात है। वो जितने भी हमारे द्विपद होते हैं वो तर्क संगत होते हैं, ये मैथमेटिक्स की बात है। दूसरा आर्गुमेंट इसमें दिया गया कि स्वान आर बाइपैड, स्वान जो है हंस जो है उनके पास भी 2 पैर होते हैं। तो एक बार जो है बाइपैड का मतलब 2 पैरों वाला जानवर निकल गया, और एक बार जो है बाइपैड का मतलब हमारा तर्क ये द्विपद वाला निकल गया, जो हमारे मैथमेटिक्स का है। इससे जो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन बन रहा है कि स्वान आर रेशनल, ये तर्क जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? सव्यभिचार
ओके, फिर से एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ कि सब विचार का मतलब है कि द फेलेसी या फिर रेगुलर मिडिल, इंग्लिश में इसको हम लोग याद रखेंगे। लेकिन आपसे ये नाम दे के क्वेश्चन पूछाएगा कि सब विचार फेलेसी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब विचार फेलेसी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। हम लोग बस उसका याद रखेंगे। 3 प्रकार का मतलब है कि एक उसका प्रकार होता है साधारण, दूसरा होता है असाधारण, तीसरा होता है अनुपसंहारी। ये 3 टाइप होते हैं हमारे सब विचार यानी कि इरेगुलर मिडिल टर्म फेलेसी के हेत्वाभास के ये टर्म होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें साधारण जो है, साधारण और असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण में हम लोगों को ये देखना है कि जब हमारा जो मिडिल टर्म एम्बिगियस हो रहा है वो अपने साथ एक बहुत बड़े वाइडर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। ये हम लोग याद रखेंगे कि सब विचार के अंदर जो है 3 प्रकार की जो फेलेसी होती है उसमें पहली फेलेसी है साधारण सभ्य विचार। अब यहाँ पे जो यूज किया गया है हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। नोएबल का मतलब है कि कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसकी हम लोग जानकारी या जिससे हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया कि हिल हैज फायर, हमारे पहाड़ी पे जो है आग है क्योंकि हम इसको जानते हैं। तो जो यहाँ पे नोएबल वर्ड यूज हुआ है ये बहुत अपने अंदर वाइडर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे कि नोएबल हम लोग कुछ ऐसे वस्तुओं के लिए यूज कर सकते हैं जो या तो फायरी होगी और या तो नॉन फायरी होगी। ये दोनों टाइप की वस्तुएं जो होती हैं वो नोएबल होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। तो यहाँ पे फायर के लिए जो नोएबल यूज किया गया है वो जरूरी नहीं है कि जो फायर है उसी को हम लोग नोएबल बोलें। जो नॉन फायरी वस्तुएं होती हैं उसको भी हम लोग नोएबल बोल सकते हैं। तो हम लोग अगर हमें समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो लिखेंगे हम लोग सब विचार फेलेसी, सब विचार हेत्वाभास, उसके अंदर लिखेंगे साधारण और उसके अंदर जो है एग्जाम्पल दे के हम लोग जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वही एग्जाम्पल आप लिख के इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि यही एग्जाम्पल जो है वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्योंकि इससे नए क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं और मे भी अभी तक तो नहीं बने लेकिन शायद आगे जो है बने तो ठीक है। ओके, ये समझ में आया क्या साधारण वाला? बताइए। ओके, असाधारण की बात जब करेंगे हम लोग सब विचार के अंदर असाधारण की जब बात करेंगे तो उसमें जो हमारा जो मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल पद मध्य पद होगा वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा। नैरो का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बहुत कम चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने की क्षमता उसके अंदर होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है साउंड इज eternal because it is audible। ठीक है, ये एग्जांपल है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल।
जो हमारा ध्वनि है वो नश्वर है, क्योंकि उसे हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो एटर्नल के लिए ऑडिबल जो यूज हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम लोग ऑडिबल हो वो उसको हम लोग एटर्नल ही वो हों। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑडिबल, ये ऑडिबल वर्ड जो यूज हुआ है वो यहाँ पे बहुत ही नैरो व्यू है। ऑडिबल जो है साउंड के अलावा और किसी के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या? एक बार फिर से, साधारण जो है सभ्यविचार फैलेसी के अंदर, सभ्यविचार है तो आवास के अंदर जो साधारण फैलेसी है उसमें जो है मिडिल टर्म हमारा बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि वो एक साथ जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो मिडिल टर्म है वो प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नोएबल जो था वो नॉन फायरी, फायरी, हैवी मेटल्स, जितने भी टाइप्स के चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग नोएबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वाइडर रेंज अपने अंदर लेके चल रहा है। लेकिन जो हमारा असाधारण था, असाधारण में क्या है कि ये बहुत ही नैरो नैरो व्यू जो है वो लेके चलता है। जैसे कि ऑडिबल जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ऑडिबल बस केवल और केवल ध्वनि के लिए ही यूज किया जा सकता है, साउंड के लिए यूज किया जा सकता है, और किसी कॉन्सेप्ट में उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है अनुपसंहारी। इसमें क्या है, एग्जाम्पल जो इसका है, ऑल थिंग्स आर नॉट eternal, because they are knowable। अब इसमें अनुपसंहारी का जो मतलब होता है कि जो भी मिडिल टर्म हम लोग यूज करेंगे वो अपने अंदर, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो नियम पढ़ा था, वो सभी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करके नहीं चल सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो नोएबल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, वो जाहिर सी बात है कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि सभी प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वो उसको हम लोग नोएबल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नोएबल मिडिल यहाँ पे यूज हो रहा है वो इस एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बस हम लोग इतना याद रखेंगे कि तीन प्रकार की इसमें चीज़ें होती हैं। ओके, ये था हमारा सभ्य विचार फैलेसी। बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, बस इसका हम लोग एग्जाम्पल और याद रखेंगे। अब आगे जो है विरुद्ध, आर कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। विरुद्ध में क्या होता है कि कोई चीज़ हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जब आर्गुमेंट करते हैं तो आर्गुमेंट में जब हम लोग अपने बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एविडेंस से हमारा आर्गुमेंट जो है वो मजबूत हुआ है। लेकिन फैलेसी जब अकर हो जाती है, विरुद्ध फैलेसी जब अकर होती है, तो आर्गुमेंट हमारा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने आर्गुमेंट के विरुद्ध में चीज़ें बताने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बात की गई है कि द विरुद्ध हेतु आर कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल इज दैट हेतु विच थ्रू offer to stabilize existence of साध्य एक्चुअली स्टेबलाइज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ साध्य। जो भी चीज़ें हमको प्रूव करनी है हम उसके फेवर में चीज़ों को कहते हैं, लेकिन गलती जब होती है तो वो उसके विपरीत चीज़ों को बात करने लगता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि ध्वनि शाश्वत है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वो उत्पन्न होती है। अब जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो शाश्वत नहीं हो सकती। जैसे कि जो जन्म लेता है वो मर जाता है, तो जो भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो कभी ना कभी समाप्त होगी ही। तो ये साउंड इज इटर्नल, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है,
तो ये जो सेकेंड वाला जो इसमें आर्गुमेंट दिया गया, जो सेकेंड वाला प्रीमाइस है इसमें, वो इसको कमजोर कर रहा है, न कि सपोर्ट कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है बस कि विरुद्ध या कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल अगर फेलेसी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा साध्य है उसको प्रूव किया जाए, उसको साध्य करने के लिए हम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन जब ये विरुद्ध या कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल फेलेसी जब होती है तो हम लोग उसके विपरीत में उसको जो है प्रूफ कर देते हैं। ये समझ में आया क्या? विरुद्ध क्या होता है? विरुद्ध या द कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। ओके, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। यही एग्जाम्पल जो है आपसे पूछा जा सकता है कि विरुद्ध का क्या जो है एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो अब आएगा सत्य प्रति पका। सत्य प्रति पका या सत्य प्रति पक्ष इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन ए हेतु विच इज एडवांस टू स्टेबलाइज ए पर्टिकुलर साध्य इन इन्फेरेंस इज वाइडली contradicted by another hetu which prove that non-existence of sadhya of the first inference, the fallacy of pratipaka arise। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो है कोई चीज़ अपने साध्य को प्रूव करने के लिए जब प्रीमाइस वन आर्गुमेंट वन या प्रीमाइस टू को जब बोलते हैं, अपने ही प्रीमाइस वन को जब अपने प्रीमाइस टू से खंडित कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने ही बात कही हुई बात को अपने ही बात से जब काट देते हैं हम लोग, तो वहाँ जो फेलेसी उत्पन्न होती है वो सत्य प्रतिपक्का है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो इट इज ऑडिबल, जो कोई भी चीज़ अगर ऑडिबल है तो इससे ये बात प्रूफ ही नहीं होती है कि वो शाश्वत है या नहीं है। ऑडिबल और शाश्वत का कोई जो है आपस में लेना देना नहीं है। तो सत्य प्रतिपक्का या कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल में होता क्या है कि जब प्रूफ करने वाला व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि जब हेतु को अनुमान में एक विशेष साध्य को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, उसका वैध रूप से दूसरे हेतु द्वारा खंडन किया जाता है, तो पहले अनुमान के साथ देखिए गैर मजबूती साबित करता है, जो सत्य प्रतिपक्का भ्रांति को जो है उत्पन्न करता है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि सत्य प्रतिपक्का में क्या होता है कि अपने ही कही हुई बात को दूसरी बात से जब हम लोग खंडित कर देते हैं तो उससे जो हमारा हेत्वाभास उत्पन्न होता है उसी को हम लोग सत्य प्रतिपक्का हेत्वाभास के नाम से जानते हैं। ये समझ में आया क्या? ओके, प्रतीक्षा और उमाशंकर आप लोगों को। ओके, आगे है असिद्ध या अनप्रूव्ड मिडिल टर्म। इसमें क्या होता है कि असिद्ध हेतु वह है जब अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन साध्य की तरह सिद्ध करने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि यह सिद्ध है कि असिद्ध हेतु में कोई सिद्ध या स्थापित तथ्य नहीं है बल्कि असिद्ध अप्रमाणित धारणा है। ठीक है, अब असिद्ध या अनप्रूव्ड मिडिल टर्म में होता क्या है कि जब हम लोग किसी प्रीमाइस वन के सपोर्ट में जब प्रीमाइस टू बोलते हैं या अपने अपने तर्क को सपोर्ट करने के लिए दूसरा जब तर्क देते हैं, तो जो दूसरा तर्क हम लोग दे रहे हैं वो अभी सिद्ध नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको हम लोग असिद्ध हेतु या अनप्रूव्ड मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि बात क्या है कि हम लोग पहले तर्क को, पहले प्रीमाइस वन को प्रूफ करने के लिए मान लीजिए कि प्रीमाइस टू हम लोगों ने बोला, तर्क दिया प्रीमाइस टू अपने प्रीमाइस वन को प्रूफ करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा प्रीमाइस दे देते हैं जो वो खुद अभी प्रूफ नहीं है, वो अभी खुद प्रूफ नहीं है, तो वहां पे जो है असिद्ध या अनप्रूव्ड मिडिल टर्म हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में कि स्काई लोटस इज
फ्रेगनेंट, कमल, आकाश जो है कमल सुगंधित, आकाश से जो है कमल की तरह सुगंध आ रहा है। अब इसमें जो है जो हम लोग इसका प्रीमाइस टू दे रहे हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक कमल की तरह कमल है। अगर हमें आकाश में बादल जो है कमल के आकार का अगर दिखाई देता है तो इससे यह प्रूफ ही नहीं होता है कि उससे जो है हमें सुगंध भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस बोला जा रहा है, दूसरा प्रीमाइस जो है कि इसमें प्राकृतिक कमल की तरह कमल है, तो ये प्राकृतिक कमल जो है हमें आकाश में दिख ही नहीं सकते, इसलिए जो है अनप्रूव्ड है। और इसके माध्यम से अनप्रूव्ड मिडिल प्रीमाइस के माध्यम से अपने प्रीमाइस वन को भी हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग का वधिता हेतु या नॉन इन्फेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडिल पढ़ना है। इसमें है कि द मिडिल टर्म इन्फेरेंस में बी कॉन्ट्रडिक्टेड बाई सम अदर स्ट्रांगर मीन्स ऑफ नोइंग सच एज परसेप्शन, टेस्टिमोनीज ईटीसी। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग जो भी चीज़ अनुमान करने वाले हैं वो उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, जैसे कि धारणा, गवाही आदि के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें कि आग ठंडी है क्योंकि वह एक पदार्थ है, आग ठंडी है क्योंकि वह एक पदार्थ है। तो यहाँ पे जो इसको प्रूव करने के लिए जो ये चीज़ बोली गई है, इसमें हमको बहुत सारे इसके मतलब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आग ठंडी है क्योंकि वो पदार्थ है, तो पदार्थ गर्म चीज़ भी हो सकती है और ठंडी चीज़ भी हो सकती है, नॉर्मल वस्तु भी पदार्थ हम लोग बोल सकते हैं। तो वधिता हेतु या नॉन इन्फेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म में होता क्या है कि हम लोग अपने बात को जब प्रूव करने के लिए दूसरी बात या दूसरा तर्क जब देते हैं तो वो हमारे तर्क को प्रूव करने की जगह उसको बाध्य कर देता है, बाध्य कर देता है। जैसे कि न तो वो प्रूफ हो सकता है न ही उसको हम लोग अनप्रूफ छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है वधिता। ओके, सबका जो है हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे। वधिता है तो या नॉन इन्फ्लुएंशली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडिल में होता क्या है कि हम लोग अपने प्रीमाइस वन को सपोर्ट करने के लिए जो प्रीमाइस टू देते हैं उसके बहुत सारे मतलब या परसेप्शन या इंटरप्रिटेशंस या टेस्टिमोनीज अगर निकल जाती हैं तो वो हम लोग उसको हम लोग बाधित या बाधिता मिडिल टर्म बोलते हैं। असिद्ध हो गया हम लोगों का, सत्य प्रतिपक्का हो गया, विरुद्ध हो गया, सभ्य विचार हो गया। ये हमारे 5 प्रकार के चीज़ें हमको पढ़नी थी। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है कि ये हमें नहीं समझ में आया, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं। बताइए, गार्गी प्रतीक्षा अंशु। इसमें हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के जो है बस एग्जाम्पल हमको याद रख लेना है कि बधिता का ये एग्जाम्पल है, विरुद्ध का ये एग्जाम्पल है, सत प्रतिपक्का का ये एग्जाम्पल है। इससे ज़्यादा जो है हमको चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है कि सम टेबल्स आर गोल्डन, ऑल टिक्स आर टेबल। कंक्लूजन हमको सम टिक्स आर गोल्डन, सम गोल्डन आर टिक, इस तरीके के चीज़ें हमको कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको जानना होगा कि अलाइनमेंट जो है क्या होता है हमारे सेलुलोजम का। एक मिनट, एलाइंग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि
हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो ये फिर से हम लोग वेस्टर्न लॉजिक में चले गए, इंडियन लॉजिक हमारा ख़त्म हो चुका है। वेस्टर्न लॉजिक में हमको अलाइन पढ़ना है। तो प्रीमाइस वन होगा, प्रीमाइस टू होगा, कंक्लूजन वन होगा। ठीक है। अब अलाइनमेंट क्या होता है कि अलाइंग अ टू स्टेटमेंट मीन्स दैट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट मस्ट बी रिटेन इन सच ए वे द कॉमन टर्म इज प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस। तो जो हमारा मिडिल टर्म है प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में, उसको हमको इस तरीके से लिखना है कि प्रीमाइस वन का वो प्रेडिकेट हो और प्रीमाइस टू का वो सब्जेक्ट हो। जैसे कि मैं अगर लिखूं ऑल एस आर पी, ठीक है, सम पी आर एम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अलाइनमेंट का मतलब बस हमको जानना है कि कोई भी अगर हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा मिडिल टर्म है दोनों प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में जो कॉमन टर्म है वो पहले प्रीमाइस का प्रेडिकेट होना चाहिए और दूसरे प्रीमाइस का सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आया क्या एलाइन? एलाइन क्या होता है बताइए। ओके, बहुत अच्छा। एक मिनट। जो हमारा मध्य पद होगा अंशु, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू और कंक्लूजन। तो मान लिया कि प्रीमाइस में लिखता हूँ कि ऑल बॉय आर गुड मैन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म क्या है बताइए सबसे पहले। प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में मिडिल टर्म क्या होगा? गुड मैन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रीमाइस वन में जो गुड मैन है वो प्रीमाइस वन का प्रेडिकेट है, प्रीमाइस टू का वो सब्जेक्ट है। सही बात है। तो कोई भी प्रोपोजिशन या कोई भी आर्गुमेंट प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू या कंक्लूजन के रूप में जब लिखा हुआ हमको मिलेगा, उससे हमको कंक्लूजन निकालना होगा। तो प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू को सबसे पहले अलाइन करना होगा हमको। अलाइन का मतलब है कि उसको इस तरीके से चेंज करना होगा कि जो कॉमन वर्ड है, जो मिडिल टर्म है, वो पहले का प्रेडिकेट हो, दूसरे का सब्जेक्ट हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि सम गर्ल्स आर क्यूट, ऑल क्यूट आर टॉल। तो यहाँ पे क्यूट जो है ये अलाइन है। तो इसी तरीके से हमको सबसे पहले अलाइनमेंट चेंज करना, चेक करना होगा कि कोई भी प्रीपोजिशन या कोई भी आर्गुमेंट अगर दिया हुआ है तो वो अलाइन है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमको कंक्लूजन टेबल को देखना होगा कि अगर प्रीपोजिशन प्रीमाइस वन अगर हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, प्रीपोजिशन टू अगर हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो कंक्लूजन में भी हो सकता है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव आए। इसी तरीके से ये हमारा कंक्लूजन टेबल है, इसको भी हमको ध्यान देना होगा। और सबसे लास्ट में आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के माध्यम से जो है हम सारी चीज़ों को जस्टिफाई या वेन डायग्राम के माध्यम से भी सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से हमको बचना है, अलाइनमेंट और कंक्लूजन टेबल से अगर बचना है, तो हमको वेन डायग्राम जो है बनाने आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि सम टेबल आर गोल्डन, ऑल टिक्स आर टेबल। तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो बताइए कैसे बनेगा। ये हो गया टेबल और ये हो गया गोल्डन। तो यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है इसकी बात की जा रही है, ये अगर गोल्डन है और ये टेबल है। ठीक है। तो ये वेन डायग्राम है कि कुछ टेबल ऐसे हैं जो गोल्डन है और कुछ गोल्डन वस्तु ऐसे हैं जो टेबल हैं। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। आगे जो है ऑल टिक्स आर टेबल, ऑल टिक्स आर टेबल। तो
यहाँ पे टेबल के अंदर जो है हमको टिक्स बनाना होगा, लेकिन ये हमको नहीं दिख रहा है कि जो टिक्स हैं वो गोल्डन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया कि ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गया गोल्डन, इसमें इस वाले फील्ड के बारे में बात किया जा रहा है। और ऑल टिक्स आर टेबल, ऑल टिक्स आर टेबल, ये टिक्स हो गए, ये टेबल हो गए, और ये गोल्डन वस्तु हो गई। तो इसमें मेजरली जो है ऐसा हमको वेन डायग्राम बनेगा। अब इससे अगर हम लोग वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन निकालें तो बताइए कौन सा कंक्लूजन हमारा सही हो सकता है। दोनों। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये आसानी से हमको ये फॉलो हो जा रहा है। अब देखें कि ये पहला जो है हमारा वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब है आई टाइप का है, और दूसरा जो है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो आई और ए टाइप का जब चीज़ें मिलती हैं तो वो जो है हमारा, एक मिनट, ओके। तो हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो उसका कंक्लूजन होना चाहिए, वो आई टाइप का हमारे कंक्लूजन टेबल के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन जो वेन डायग्राम जो हम लोग बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारा इसका फोर्थ वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, क्यों हमारा गड़बड़ आ रहा है ये बताइए, अलाइंग है? ठीक है, तो उस उसको हमको जो है अलाइन करना पड़ेगा। प्रीमाइस वन को अब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम गोल्डन आर टेबल, और प्रीमाइस टू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम टेबल आर टिक्स। हम लोग कन्वर्जन जब सीखे थे तो हम लोगों ने देखा था कि किसको जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कन्वर्जन टेबल जो था हम लोगों का। ये हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, तो ए टाइप का है तो आई टाइप में कन्वर्ट होगा, ई टाइप का है तो ई टाइप में कन्वर्ट होगा, आई टाइप का है तो आई टाइप में कन्वर्ट होगा, ओ टाइप का जो है कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसी तरीके से चीज़ों को कन्वर्ट करके जो है हम लोग सबसे पहले उसको अलाइन बनाएंगे, अलाइनमेंट के जो है फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाने के बाद जो कंक्लूजन आएगा हमारा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बना दिए, ये भी हमारा हो जाएगा लगभग आई टाइप का है तो आई टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए टाइप का है तो ये भी जो आई टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई जब मिलते हैं तो ऐसा कोई हमारा वो है नहीं कि जिससे कि कंक्लूजन हमारा कोई मिले। ठीक है, तो अगर हमको ये पता हो, सबसे पहले अगर हम लोगों ने अलाइनमेंट चेक कर लिया होता कि चीज़ें अलाइन है या नहीं है, उसके बाद कंक्लूजन टेबल अगर फॉलो कर लिया होता तो हमको ऐसे ही पता चल जाता कि आई टाइप का प्रीमाइस वन हो गया हमारा, प्रीमाइस टू भी आई टाइप का हो गया, तो उससे जो हमारा कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो
इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व कर, एक तो हम लोग वेन डायग्राम बना लें, दूसरा की अलाइनमेंट चेक कर लें और कंक्लूजन देख लें। इसी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। बताइए इसका आंसर थोड़ा सा सोच के। बताइए बताइए। सबसे पहले देखेंगे कि अलाइन है। ओके, अलाइन है या नहीं है ये पहले हम लोग देख लेंगे। तो देख लेंगे कि नो मैन इज टाइगर, करण इज ए मैन। तो यहाँ पे ये है। तो वेन डायग्राम से भी अब देख लेंगे, पहले हम लोग अलाइनमेंट के थ्रू से देख लेते हैं, दोनों तरीके से हम लोग देख लेंगे। नो मैन इज ए टाइगर, तो नो टाइगर इज ए मैन, ये हमारा हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे हो जाएगा कि अ, अब ये लाइन हो गया। ठीक है। अब बताइए कि पहला वाला जो है वो हमारा हो गया आई टाइप का, दूसरा वाला जो है सॉरी, पहला वाला हो गया ई टाइप का, दूसरा वाला हमारा हो गया आई टाइप का। तो अगर इसका हम लोग ये देखें कंक्लूजन टेबल, तो ई टाइप का है, आई टाइप का है, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो टाइप का आना चाहिए। ठीक है। ओ टाइप का यहाँ पे हमको पहला वाला जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ ये ओ टाइप का है, ये वाला तो होगा नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया कि पहला वाला हो सकता है। अब इसको हम लोग देख लेंगे कि हमारा वेन डायग्राम से कैसा आ रहा है। नो मैन इज ए टाइगर, ये टाइगर हो गया, मैन हो गया। करण इज ए मैन, तो ये टाइगर अगर है, ये मैन है, तो करण जो है मैन के अंदर कहीं छोटा सा होगा। तो ऑल मैन आर नॉट करण, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और करण इज ए नॉट टाइगर, ये हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि कंक्लूजन वन जो है वो फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन टू जो है हमारा नहीं फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। ऑल बॉयज आर मैन, ऑल मैन आर फादर्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे अलाइंग है या नहीं है। ओके, अलाइंग है। तो अब चेक कर लेंगे कंक्लूजन टेबल के हिसाब से। पहला जो हमारा है वो ए टाइप का है। प्रीमाइस वन ए टाइप का, प्रीमाइस टू ए टाइप का है, तो हमारा कंक्लूजन भी ए टाइप का होना चाहिए। ठीक है। देख देख लेंगे हम लोग कि ए टाइप का आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से ये नहीं होगा, ये में भी हो सकता है, लेकिन वेन डायग्राम से बना लेंगे। तो यहाँ पे है कि ऑल बॉयज आर मैन, तो मैन के अंदर जो है बॉयज आ जाएंगे, और ऑल मैन आर फादर, और फादर के अंदर जो है पूरा मैन आ जाएगा। ये फादर करेगा, वो हो गया बेन, ये हो गया हमारा मैन का, और ये हो गया बॉय का। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा कंक्लूजन सेकेंड जो है वो हमको सही दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है सही। हाँ। तो और देख लेंगे
नहीं नहीं, अगर हमको वेन डायग्राम बनाने आता है, सबसे इसको सॉल्व करने का जो सबसे सरल तरीका है वो वेन डायग्राम ही होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम जैसे कंक्लूजन टेबल से तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें वेन डायग्राम से तो हमको दिखेगा कि दोनों हमारे हो सकते हैं। जैसे कि सम मैन आर बॉयज, अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरीके का हो जाएगा, ऑल बॉयज आर मैन। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सम मैन आर बॉयज, यही तो। देखिए देखिए, इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं पहले प्रीमाइस का, तो ऐसा बनेगा, ये मेन हो गए और ये बॉयज हो गए। ठीक है, ये बॉयज हो गए और ये मेन हो गए। तो यहाँ पे जो है कि पूरे मेन वाले गोले के अंदर, मैन वाले गोले के अंदर बॉयज हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी बॉय हैं वो मैन हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है, मैन का ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है जो छोटे गोले से बाहर है, वो ऐसे मैन हैं जो बॉय नहीं हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो बॉयज हैं और कुछ आदमी ऐसे हैं जो बॉयज नहीं हैं। तो ये जो बचा हुआ है यहाँ पे जो हिस्सा है, एरिया है, वो ऐसे लोगों को दर्शाता है कि जो आदमी तो हैं लेकिन बॉय नहीं है, वो मेच्योर या जो भी हो ओल्ड हो गए हैं। अभी समझ में आया क्या अंशु? और सिंपल सा अगर देखें तो ये वाला जो प्रीमाइस कंक्लूजन वन है वो इसी का कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन हो, कंपोजिशन हो, सॉरी, कन्वर्जन हो, कंट्रापोजिशन हो या आवर्जन हो, सभी जो है हमारे एक ही तरीके के सेंटेंस होते हैं, मतलब कि उनका जो वैल्यू है एक ही जैसे होता है। तो वो भी चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसके हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोथ वन एंड टू दोनों जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो सिंपल है। बताइए, सबसे पहले देख लेंगे कि अलाइंग है या नहीं है। अगर इस तरीके से कंक्लूजन टेबल के माध्यम से अगर हम लोग सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं तो ओके, अलाइंग है। अगर हमारा प्रीमाइस वन जो है ए टाइप है, प्रीमाइस टू जो है ई टाइप है, तो ए और ई मिल के जो है किस तरीके का बनाते हैं, ई टाइप का जो है हमारा कंक्लूजन आना चाहिए। सिंपल है, इसका हम लोग वेन डायग्राम बना लेंगे। ऑल टीचर आर गर्ल, ऑल टीचर आर गर्ल्स, तो जितने भी टीचर हैं वो हमारे गर्ल्स के अंदर आ जाएंगे। ये गर्ल्स हो गए, ये टीचर हो गए। नो गर्ल्स आर इज डल, तो ये डल हो जाएगा, ये डल हो गए, ये गर्ल्स हो गए, टीचर हो गए। नो बॉय इज ए टीचर। अब एक चीज हमको ध्यान देना है कि प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में जो चीज़ नहीं है, जो वर्ड या जो टर्म नहीं यूज है, वो हम कंक्लूजन के अंदर देखेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि जो कंक्लूजन वन है उसमें बोला गया कि नो बॉयज इज ए टीचर, तो हमारे प्रीमाइस वन में तीन टर्म है, टीचर है, गर्ल है और डल है। ठीक है, बॉय का जो है कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे कंक्लूजन वन जो है गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा पद, एक्स्ट्रा टर्म जो है यूज किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि नो टीचर इज डल, तो इस हिसाब से हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके,
नेक्स्ट वाले का आंसर सभी लोग दे देंगे जल्दी से अपने हिसाब से। प्रतीक्षा, आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा, तो इसका आंसर दीजिए। हाँ हाँ, अलाइन करना होगा। इसको हम लोग अलाइन कर लेंगे। जैसे कि लिखा गया है कि ऑल पोएट आर इंस्पायरिंग, तो इंस्पायरिंग जो है मिडिल टर्म है, तो इसको हम लोग अलाइन बना सकते हैं। ऑल पोएट्स आर इंस्पायरिंग, इसको छोड़ देंगे, सेकंड को जो है हम लोग चेंज कर लेंगे। सम इंस्पायरिंग आर पोएट। ठीक है। सॉरी, पोएट नहीं, आर्टिस्ट। ओके, अब बताइए कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब सबसे पहले देख लेंगे कि ए टाइप का हो गया और हमारा हो गया आई टाइप का। ए और आई अगर टाइप का है तो हमारा कंक्लूजन किस तरीके का आना चाहिए, ए टाइप और आई टाइप। तो इसके हिसाब से तो बताइए कंक्लूजन मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा? ओके, आप वेन डायग्राम बना रही हैं अंशु? ओके, गार्गी आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ध्यान से अगर देखा जाए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये ए टाइप का है और इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो आई टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मैंने बोला कि सम इंस्पायरिंग पर्सन आर आर्टिस्ट के तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए टाइप का अगर प्रीमाइस वन है, प्रीमाइस टू अगर आई टाइप का है, तो ऐसा कहीं भी हमको कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कोई कंक्लूजन हमको नहीं मिलेगा। जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, वो ये जो छः यहाँ पे दिए गए हैं, इसी के माध्यम से कंक्लूजन आ सकता है। इसके अदर कोई कॉम्बिनेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाँ, नहीं नहीं, प्रीमाइस वन ए है और प्रीमाइस टू आई है, तो कंक्लूजन मिलेगा ही नहीं। बेन डायग्राम बना लेंगे तो बेन डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा इंस्पायरिंग, ये हो जाएंगे पोएट और ये हो जाएगा हमारा आर्टिस्ट। हाँ बताइए गार्गी। ए में है तो सबसे पहले हम जो प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू है इसको अलाइन करेंगे ना। अलाइनमेंट। बन सकता है। एक मिनट, ये हमारा हो गया। ओके, ये तो हमारा सही है, इसको चेंज करेंगे तो सम
इंस्पायरिंग आर आर्टिस्ट। ओके, तो ये तो हमारा क्लियर है कि इंस्पायरिंग के अंदर जो है पोएट हो जाएंगे। सम आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग, तो इंस्पायरिंग जो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है। ये कुछ जो हिस्सा हमारा ऐसा हो जाएगा। आपका ऐसा बना है क्या अंशु? हम्म। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो है आपको कुछ और क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। केवीएस मदान का जो आपको पीपीटी भेजा जाएगा, केवीएस मदान जो भेजा गया है उसमें आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। केवीएस मैदान में और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा या ना करिएगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। 191 से जो है इसके क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिले कुछ। ओके, यहाँ जो है 165 से, हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो 161 से लेके 175 के बीच में जो है वही आपको सारे क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएंगे, और इसका आंसर भी आपको आसानी से इसके लास्ट में भी सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ इसका जो है हिंट एंड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग में जो है एक थोड़ी सी चीज़ बची हुई है जो मैंने देखा है कि 2-3 बार से पूछा जा रहा है। कोई बता सकता है कि क्या है, क्या चीज़ हम लोगों ने छोड़ा है? एक सीक्वेंस में जो है कि इसको आर हाँ, आरोही क्रम में जो है बढ़ाते हुए लगाइए, जैसे कि प्लेयर्स। हाँ, तो उसको हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कल की क्लास में। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि हाँ, डिनोटेशन एंड ओके, अभी मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर दिया है। अब जो आपको अभी मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपको कितनी अच्छे से पढ़ाई गई हैं। ये रहा लॉजिकल रीजनिंग का PYQ। बिल्कुल सेम वही सही है एग्जाम डेट के हिसाब से। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन सो रिलेटेड इफ वन इज, यही सब जो है मोस्टली पूछा गया है। तो अभी आपको ये मैं ये भी भेज दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं दे दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा देखिएगा, सॉल्व करिएगा। इसके बाद कल जो है हम लोग शुरू करेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ही शुरू किया जाए ना। छोटा सा चैप्टर है, उसमें हमको लग रहा है कि मैक्सिमम जो है 5 से 6 क्लास लगेंगे, वो आसानी से हमारा हो जाएगा। तो लेकिन जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो कोशिश करिए कि कवर हो जाए। गार्गी, आपका वो जो छूटा हुआ है उसका मैं वीडियो अपलोड करके भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा, जो एक क्लास आपका छूटा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं। टेस्ट इसका में भी संडे को हो। हाँ,
पीडीएफ और पीवाईक्यू में दोनों सेंड कर दे रहा हूँ, देखिएगा उसको। और बाकी पीवाईक्यू जो इसका डिस्कस किया जाएगा खाली टाइम में। ओके।